पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सहित एनएसए डोभाल और तीनों सेना प्रमुख रहे मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जवाब, कहा ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं, भारत की सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक। जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन सीएम रेखा ने की। जनसुनवाई सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, जनहित कार्यों के प्रतिबद्धता से करने के निर्देश दिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करता है। संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे। उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान गौतम बुद्ध को कोटि कोटि नमन। भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा और दीक्षा विश्व को शांति, करुणा और आत्मबोध का मार्ग दिखाती है। अहिंसा, धैर्य, समत्व और करुणा का चार स्तंभों पर भगवान बुद्ध का दर्शन टिका हुआ है। भगवान बुद्ध के आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर एक शांतिपूर्ण, सहिष्णु और समरस समाज की रचना करने का संकल्प लें।
सीएम रेखा गुप्ता ने जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया, जिस पर उन्होंने कहा कि जनसुनवाई समाधान और जन सम्मान के लिए समर्पित हर पहल। जनसुनवाई कार्यक्रम में देवतुल्य जनता से आत्मीय भेंट की और सभी समस्याओं को सुनकर त्वरित समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हमारी सरकार जनभावनाओं का आदर करते हुए जनहित में कार्य करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध और तत्पर है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार रोज नए प्रोजेक्ट ला रही है और उन पर काम चल रहा है। जिस तरह से आज हमने दिल्ली विधानसभा में 500 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने की शुरुआत की है। हमारा लक्ष्य पूरी दिल्ली में सोलर एनर्जी की एक नई नेटवर्किंग शुरू करना है। हर बिल्डिंग पर सोलर प्लांट लगाए जाएं ताकि दिल्ली अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपनी ग्रीन एनर्जी विकसित कर सके। सीएम रेखा ने कहा कि दिल्ली को मुफ्त बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी बिजली खुद बना सकेंगे। संगठनों ने लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार रोजाना नए प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है, उन पे काम चल रहा है। आपने हर बिल्डिंग पर सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य निर्धारित हो सके। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली विधानसभा में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा प्लांट का शिलान्यास किया और जिस पर कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने 500 किलोवाट और सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन करते हुए ऊर्जा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना की। उन्होंने बताया कि सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में सौर नीति में बदलाव किए गए हैं और इसके तहत 25,000 घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और प्रत्येक किलोवाट 10,000 रुपए की सब्सिडी भी दी गई है। दिल्ली विधानसभा में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के शिलान्यास समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री जो स्वयं सुबह सुबह जूते पहनकर बाहर निकलती हैं, हजारों लोगों से मिलती हैं और फिर पूरे दिन बिना थके दिल्ली भर में यात्रा करती हैं, एक भी कार्यक्रम नहीं छोड़ती, वह वास्तव में एक अथक और समर्पित नेता हैं। साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के सभी लोगों को हार्दिक बधाई, क्योंकि जब हम मिशन 2047 की बात करते हैं तो भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने की बात करते हैं और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के हमारे प्रयासों की बात करते हैं, तो हमारा हर कदम मायने रखता है। और बधाई दिल्ली की समस्त जनता को, क्योंकि जब हम बात करते हैं मिशन 2047 की, देश की आजादी को जब 100 वर्ष पूरे होंगे और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में लगातार जब हम एक एक कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें आज का दिल्ली विधानसभा में ये 500 किलोवाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सबको मेरी ओर से बधाई। आदरणीय एलजी महोदय हम सबके बीच यहां उपस्थित हैं और चाहे एलजी महोदय हो या हमारे विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी या हमारी टीम के सभी मंत्रीगण, सभी लोग हर क्षण बैठ करके ये विचार करते हैं कि किस तरीके से लायबिलिटी कही जाने वाली चीजों को एसेट में बदला जाए, किस तरीके से दिल्ली को क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली की दिशा में आगे बढ़ाया जाए और एक एक योजना जो दिल्ली सरकार के माध्यम से बनाई जा रही है वो उस दिशा में दिल्ली को लेकर के जा रहे हैं। आज जब हम बात करते हैं कि लगातार बिजली की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, आज पूरी दिल्ली की कंजम्पशन लगभग 8,000 मेगावाट, मैं सही हूं आशीष जी?
8,000 मेगावाट और आने वाले समय में ये 9,000 मेगावाट तक पहुंचने की दिशा। अब बारिश एक दिन आती, दूसरे दिन इतनी तेज धूप हो जाती तो एसी डबल हो जाती। तो ये 9,000 मेगावाट का कंजप्शन दिल्ली का, उसे मीट करना एक चैलेंज जरूर है, परंतु उसको ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए आज जिस तरीके से 500 किलोवाट की क्षमता का सोलर पैनल जब विधानसभा में लगेगा तो आपको मालूम है 15 लाख रुपए महीने की बिजली का खर्चा बचेगा। जो अभी बात कर रहे थे ना, विजेंद्र जी ने बचा दिए, वो बचाए। जब 15 लाख रुपए का बिजली का खर्चा और वो बिजली बचेगी तो बाकी की दिल्ली के काम आएगी। और जबकि सरकार ने तो अपनी ओर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया और जो योजना उनके माध्यम से हमें मिली है, पीएम सूर्य घर सौर ऊर्जा योजना, जिसके माध्यम से केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये सोचना है कि हर घर की छत पे, हर सरकारी बिल्डिंग की छत पे, स्कूलों में, अस्पतालों की छतों पे सौर ऊर्जा के पैनल लगे, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से रिबेट दी जाती है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। और वो जो प्रोत्साहन है, अब दिल्ली की ओर से हमने उस प्रोत्साहन को कई गुना ज्यादा कर दिया। पहले 2,000 रुपए प्रति मेगावाट का रहता था, अब उसे हमने 10,000 रुपए प्रति मेगावाट कर दिया। तो 10,000 रुपए प्रति मेगावाट सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो भी रेजिडेंशियल व्यक्ति अपने घरों की छतों पे पैनल लगाएगा, और ये 3 किलोवाट तक दी जाएगी। और जब केंद्र और दिल्ली की जोड़ लेंगे सारी की सारी राशि, तो वो 78,000 रुपए बनेगी 3 किलोवाट की। तो इस तरीके से लगातार दिल्ली में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन मिले, हर सरकारी बिल्डिंग का उपयोग हो, और ये जो सूर्य जो जिनकी तपती किरणों को हम महसूस कर रहे हैं, उसमें से भी कुछ पॉजिटिव लेकर के दिल्ली के लिए ग्रीन एनर्जी कन्वर्ट करें, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। आप लोग जरूर सोचेंगे कि इतनी सारी जरूरतें जो दिल्ली की है, उन सब के लिए काम करते हुए लगातार सरकार ने अनेकों योजनाएं बनाई है। जैसा मैंने आपको बताया कि सौर ऊर्जा की बात हमने की कि हम लोग एक बहुत बड़ा अमाउंट हर उस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को दे रहे हैं जो अपने घरों की छतों पे इस रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाएगा। उसी तरीके से हमने दिल्ली को बेहतर करने के लिए, दिल्ली के लिए जो हाई टेंशन वायर्स जा रही हैं घरों के ऊपर से, उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करने के लिए इस बार 100 करोड़ रुपए का बजट रखा है। 100 करोड़ रुपए का। मैं इस पहल का दिल्ली की विधानसभा को पूर्ण रूप से रिन्यूएबल एनर्जी पर कन्वर्ट करने की इस पहल का, इस प्रयास का बहुत बहुत साधुवाद और बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। दिल्ली जिस प्रकार के पर्यावरण संकट से जूझ रही है और देश में जिस प्रकार से ग्रीन एनर्जी के रेवोल्यूशन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहल की है, उस पहल को हमारे विधानसभा के स्पीकर आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी और दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर दिल्ली में हमारी सोलर पॉलिसी के नए आयाम जोड़ने के लिए हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि दिल्ली की बदलती ऊर्जा जरूरतों को, दिल्ली की बदलती हुई ऊर्जा नेसेसिटीज को, दिल्ली के बढ़ते हुए पॉल्यूशन को, दिल्ली में एक नई ग्रीन रेवोल्यूशन इन फील्ड ऑफ एनर्जी एंड प्रोवाइडिंग रिलायबल एनर्जी 24 आवर्स, इसमें इस रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी के संदर्भ में इसकी उपयोगिता, इसकी ज्यादा गुणवत्ता को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसके लिए दिल्ली विधानसभा में पहल का काम शुरू हुआ है। साथ ही साथ
ऊर्जा मंत्री के नाते मैं आप सबको ये बताते हुए गर्व महसूस करता हूं, खुशी महसूस करता हूं कि न केवल विधानसभा में इसके संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कॉल पर दिल्ली ने अपनी सोलर पॉलिसी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में व्यापक परिवर्तन किए हैं। दिल्ली आपको बुद्ध पूर्णिमा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं पहले ऐसा सोचता था कि देश में जो गवर्नर होते हैं वो जब एक उनको अच्छा महल मिल जाता है गवर्नर बनने के बाद और वो आराम से रहते, उनको कोई काम नहीं करना होता। मगर जब से दिल्ली के हमारे एलजी साहब आए, विनय सक्सेना जी, मेरी सोच बदल गई कि इतना बड़ा महल मिलने के बाद, सारी सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी आप सुबह सुबह स्पोर्ट्स शूज पहनकर सारे नालों पर, सारी गलियों में, सड़कों पर उतर जाते हैं, तो शायद आपको देखने के बाद में अभी गवर्नर बनने की ज्यादा इच्छाएं नहीं होंगी लोगों की। और उन्हीं के साथ में हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो खुद भी जूते पहनकर निकल जाती है सुबह से रात तक, पहले सुबह हजारों लोगों से मिलती हैं और फिर उसके बाद में पूरे दिल्ली में घूमते रहती हैं, कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ती हैं। तो ऐसे हमारी जुझारू मुख्यमंत्री जी, और उसी के साथ में ही मैं पहले सांसद था तो मैं लोकसभा में देखता था ओम बिरला जी को, हमारे स्पीकर साहब को, तो वो भी लोकसभा का सत्र तो खत्म हो जाता था, फिर उसके बाद में काम क्या करें, मगर उन्होंने बहुत ज्यादा सुधार किए। तो ऐसे ही हमारे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र जी को जब स्पीकर बनाया गया तो अभी ये वो सोच को भी बदल रहे हैं कि खाली विधानसभा सत्र नहीं, उसके अलावा भी स्पीकर क्या क्या नई नई योजनाएं ला सकते हैं। और जैसे रेखा गुप्ता जी कहती, मैं बनिए की बेटी हूं, बहुत ही नाप तोल पे खर्च करूंगी, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगी। ऐसे विजेंद्र जी ने भी सिद्ध कर दिया, वो बनिए के बेटे हैं, पैसे ऐसे खर्च नहीं करेंगे बिजली में, पैसे को बचाने का काम करेंगे। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने पूर्वी दिल्ली को दक्षिणी दिल्ली से जोड़ने वाले फ्लाईओवर के निर्माण की समीक्षा के लिए बारापुला फेज 3 का दौरा किया। बता दें कि मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि बारापुला फ्लाईओवर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और यहां काम करने वाली कंपनी की शिकायत थी कि उन्हें पिछली सरकार से भुगतान नहीं मिल पा रहा था और हमने उन्हें भुगतान लेने के लिए अवसर प्रदान दिया है। देखिए, आपको ध्यान होगा कि जब हमारी सरकार बनी थी उसके एक हफ्ते के बाद ही हम यहाँ पर आए थे और यहाँ पे हमको जो एक कंपनी काम कर रही है उन्होंने बताया कि ये काम जब से चल रहा है तब से कोई पहली बार कोई दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि यहाँ पर आया था इसको देखने के लिए। तो ये हमारा बारापुला फ्लाईओवर बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जो कंपनी काम कर रही है उसकी शिकायत थी कि उनको पेमेंट नहीं दे रहे हैं। पहले की जो सरकार थी उनको पेमेंट नहीं दे रही थी, अगर हमने उनको पेमेंट देना शुरू किया और आपने देखा होगा ये जब हम आए थे लास्ट टाइम में ये नहीं बना था और अभी ये स्ट्रेच पूरा कंप्लीट हो गया है। तो हमारा टारगेट है इसी साल में इसको शुरुआत करने के लिए। अभी जो है मई चल रहा है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि दिसंबर तक हम इसको शुरू करें। सर, क्या कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग है और क्या कॉस्ट एस्टिमेशन? 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था। बता दें कि जिसके बाद यूएवी और ड्रोन से पाकिस्तान ने हमला किया, जिसे सफलतापूर्वक भारतीय सेना ने रोक दिया। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से भारत के बॉर्डर्स के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की और सेना ने उन्हें हवा में ही मार गिराया। एक भी टारगेट सक्सेस नहीं होने दिया और सभी को सफलतापूर्वक रोक दिया गया। आपको बता दें कि एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि लड़ाई पाकिस्तान की सेना से नहीं थी, लड़ाई आतंकवादियों से थी और रहेगी, और हमने उन आतंकवादियों को मार गिराया है जिन्हें मार गिराने के लिए चुना था।
saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. And we have our robust counter-US hard kill and soft kill systems which did the job. However, the difference here was that we had targeted the terrorists. The adversary now has targeted our civilians and the military infrastructure. So it had to be responded to. So in a quick and calibrated response, that very night, we struck their radar installations at Lahore and close to Gujranwala, the LYT installation. Here is the Pasroor air defense system. If you could see, zoomed up view. This is the radar mounted on a high tower. And after the strike, this is what has happened. This radar has been taken out, completely burnt. Next slide, please. The Chunia air defense radar, which was taken out on 7th and 8th. This is the radar site. A blown up photograph, once again, on a tower. Not very clear, but what you see very clearly is the after effect after we have struck. The radar head has been completely decapitated. Next slide, please. Arifwala air defense radar. In this complex, you see how it looked before, blown up. दिल्ली के भारत नगर थाना इलाके के संगम पार्क डीएसआई डीसी इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री में फैक्ट्री मालिक ने अपने परिवार के साथ में जहरीला पदार्थ पी लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस जैसे ही पहुंचते ही चारों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर 3 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जबकि पत्नी की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। दरअसल घटना सुबह की है, जब भारत नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि संगम पार्क इलाके में फैक्ट्री मालिक ने अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ कुछ जहरीला पदार्थ पी लिया है। पुलिस मौके पर पहुंची और चारों को अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर अभी भी 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि फैक्ट्री मालिक की पत्नी की हालत पहले से स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही नॉर्थ वेस्ट जिला के एडिशनल डीसीपी सिकंदर सिंह मौके पर पहुंचे। फिलहाल मौके पर क्रिम्पिंग और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है, जो सारे साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। फिलहाल परिवार का जो है जहरीला पदार्थ पीने की वजह क्या है, यह भी साफ नहीं हो पाया है और पुलिस परिवार के लोगों का बयान लेने की कोशिश कर रही है। मिली थी जिसमें ये पता लगा था कि 4 लोगों ने जहर खा करके सुसाइड करने की कोशिश करी है। तो जब हमारे आईओज वहां पे पहुंचे और जिसमें से चार जो लोग हैं, वो एक है हरदीप, उनकी वाइफ हरप्रीत और उनके 2 बच्चे। तो 3 लोगों को पहले हिंदूरा हॉस्पिटल पहुंचाया गया और एक जो हरप्रीत है उन्हें दीपचंद बंधु हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो पुलिस ने फिर सबको लेकर अपना हॉस्पिटल ले गई और बाकी दोनों फादर और वो आते थे, यहाँ पे काम करते थे, 1.5 साल से यहाँ पे थे, पहले नहीं थे और ठीक है, अच्छे लोग थे। तो ऐसे आपस हॉर्न का काम है, छोटे हॉर्न बनाते। नहीं रहते थे यहाँ पे, तो काम ही करते थे और 10-11 बजे आते थे, 4-5 बजे चले जाते थे। ये भी जा रहे हैं कहीं बाहर गए थे, आप वही लौट आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली के अमन विहार इलाके में एक ढाबे में भीषण आग लगने से ढाबे में बैठे लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि और आग लगने की सूचना पर दमकल विभाग की टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। राजधानी दिल्ली में अपराध का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में आए दिन चोरी, झपटमारी, लूट और हत्या जैसी वारदातें देखने को मिलती हैं। एक ऐसा ही ताजा मामला बाहरी उत्तरी दिल्ली के बवाना थाना इलाके से सामने आया है, जहां कुछ युवक पर जो है बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया और इस हमले में युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाहरी उत्तरी जिला के डीसीपी निधिन बालसल ने जो है जानकारी साझा करते हुए बताया कि बीते रविवार की रात को युवक पर चाकुओं से
हमला हुआ है, जिसके बाद युवकों को महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उसे रोहिणी स्थित अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई और उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और इसके अलावा मृतक के परिजन और आसपास के लोगों ने बताया कि क्षेत्र में अक्सर असामाजिक तत्वों द्वारा आपराधिक गतिविधियों का अंजाम दिया जाता है, जिससे पुलिस भी रोकने में नाकाम रहती है। मैंने पूछा भैया कब आ रहे, तो उन्होंने बोला कि मैं 10 से 15 मिनट में आ जाऊंगा। कि मैं अचानक में बाहर गया तो अचानक कॉल आता है कि मुझे चाकू मार दिया है। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, पहले पूर्ण हॉस्पिटल ले गया, वहाँ डॉक्टर ने अम्बेडकर के लिए रेफर कर दिया। जब अम्बेडकर के लिए रेफर किया तो वहाँ पे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। और यहाँ पे कॉलोनी में रोजाना हर दूसरे दिन नाबालिग बच्चे मर्डर कर देते। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।